नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी थेरेपी पर। और हम लोग आज शुरू करने वाले इंडिया ईयरबुक 2025 की सारी सारी एक एक लाइंस जो जो इम्पोर्टेंट है मैंने हाईलाइट करके रखी है और उसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। और ये ध्यान रखिएगा, इससे यूपीएससी में डायरेक्ट 10 से प्लस क्वेश्चन आए। आप हर साल उठा के देख लीजिए, इससे क्वेश्चन 10 से प्लस आए। तो हम लोग 17 वीडियो में इसको आसानी से एक एक चैप्टर पढ़ेंगे और बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना है, बिल्कुल आसानी से समझाया जाएगा। थोड़ा मुझे वक्त दीजिएगा, आपके 10 से ज़्यादा क्वेश्चन सिक्योर करवा दूंगा मैं। और 10 से ज़्यादा क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन में हेरफेर होता है, तो आप समझ जाइए कितना इम्पोर्टेंट ये चल रहा है मतलब। तो चलिए, सबसे पहले जो है चैप्टर 1 हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे हेडिंग से आपको पता है, भारत भूमि और उसके निवासी। तो इसमें देखिए, थोड़ा बहुत जो इम्पोर्टेंट जानने के लिए, ये यूपीएससी में डायरेक्ट नहीं आता, पर थोड़ा बहुत देखना पड़ता है ना। स्टेट पीसीएस में आ जाता है कभी, और जनरल नॉलेज के लिए आपको याद रखना चाहिए। इसमें यह है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,000 मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, सॉरी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर किसकी क्षेत्रफल है, भारत का। और आकार की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें, ये यूपी पीसीएस में आ जाता है ना, कि आकार की दृष्टि से विश्व में 7वें और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। तो अभी तो प्रथम हो गया, पर आप दूसरे इसमें लिखा हुआ है, तो याद रखिए, ये तो चेंज होते रहता है, पर आकार की दृष्टि से 7वें। इसके बाद है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसकी अवस्थिति क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट से 36 डिग्री 6 मिनट अक्षांश। और अगर देशांतर जाएं तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट्स देशांतर। इसके बाद ये बोल रहे हैं कि उत्तर से दक्षिण तक इसका अक्षांशीय विस्तार करीब 3,214 किलोमीटर है और देशांतरीय विस्तार करीब 2,933 किलोमीटर है। अब आपको पता है ना कि देशांतरीय विस्तार और इसको अक्षांशीय विस्तार कैसे कहते हैं, तो याद रखिएगा, इसको अक्षांशीय विस्तार कहते हैं और इसको जो कहते हैं इसको देशांतरीय विस्तार कहते हैं। अभी एक एक देखिए, इतना छोटा छोटा मैं समझा नहीं पाऊंगा, है ना। और देखिए, अभी कुल तट रेखा कितनी हो गई है, 7,516 किलोमीटर अभी है। कुल तट रेखा 7,516 किलोमीटर है। इसके बाद देखिए, उत्तर पश्चिम सीमा में अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान, ये सब तो पता ही है आपको। उत्तर में चीन, भूटान, नेपाल, सुदूर पूर्व में म्यांमार और पूर्व में बांग्लादेश से सीमा लगती है। पाक जल डमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी से निर्मित एक तंग समुद्री चैनल श्रीलंका को भारत से पृथक करता है। और ये 6 अंचलों में मतलब क्या करता है, और 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए, जो जो इम्पोर्टेंट है मैं वही बता रहा हूँ। जो जनरल नॉलेज है वो मैं थोड़ा सा स्किप करूँगा, तो उस पर आप लोग बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा कि ये क्यों नहीं कवर करा है, क्योंकि ये सब जनरल नॉलेज है। अब एक एक देखिए करने जाऊँ तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। अब देखिए, मुख्य भूमि के 4 भागों विशाल, इनको 4 भागों में बांटा गया है भारत के मुख्य भूमि को। विशाल हिमालयी क्षेत्र, गंगा और सिंधु घाटी के मैदान क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र और दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्र, 3 में बांटा गया है। और इसमें इसमें तो इम्पोर्टेंट नहीं है कुछ भी। अब आगे बढ़ते हैं। ये इसमें है कि दार्जिलिंग से उत्तर पूर्व में चुंबी घाटी होते हुए मुख्य भारत तिब्बत व्यापार मार्ग पर स्थित जेलेपला, नाथुला और कल्पा के उत्तर पूर्व में सतलुज घाटी में सिपकिला प्रमुख है। घाटी घाटी इसमें कौन कौन सा बोल रहा वही है ना। दार्जिलिंग से उत्तर पूर्व में चुंबी घाटी होते हुए मुख्य भारत तिब्बत व्यापार मार्ग पर स्थित जेलेपला और नाथुला और कल्पा के उत्तर पूर्व में सिंधु घाटी में सिपकिला महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें तो इसमें दिल्ली में यमुना और बंगाल की खाड़ी के करीब 1600 किलोमीटर क्षेत्र की ऊंचाई में केवल 200 मीटर की ढाल है। तो मतलब ये बता रहा है कि कितना ज़्यादा ढाल है। अब देखिए, रेगिस्तानी क्षेत्र को 2 भागों में बांटा जा सकता है, वृहत रेगिस्तान और लघु रेगिस्तान। तो वृहत रेगिस्तान कच्छ के रन से उत्तर की ओर लूनी घाटी तक फैला है और लघु रेगिस्तान का विस्तार जैसलमेर और जोधपुर के बीच लूनी से उत्तर पश्चिम तक फैला है। वृहद और लघु रेगिस्तानी के बीच बंजर भूमि का क्षेत्र है, जिसमें चूना पत्थर की पहाड़ियों से सटी चट्टानें भूमि शामिल है। अब देखिए, नेक्स्ट जो है कि प्रायद्वीपीय पठार जो है वो गंगा और सिंधु के मैदान से सटा है। अरावली, विंध्य, सतपुड़ा, मैकल और अजंता पर्वत श्रेणियाँ मतलब पर्वतमालाएं प्रमुख है इसमें। इसमें क्या ही, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ये सारा कुछ पढ़िएगा। कुछ ऐसा जो जो हमें नॉर्मल पढ़ाई में नहीं मिलता है, मैं उसको कवर करने का चाह रहा हूँ, है ना। इसके बाद पठार का दक्षिणतम बिंदु नीलगिरी पर्वतमाला से निर्मित है, जहाँ पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं। उसके परे जो है कार्डमम हिल्स है, जो पश्चिमी घाट का ही विस्तार माना जाता है। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। इस पे जो है, इसमें लिखा हुआ है कि लगभग 4.5 से 5 करोड़ वर्ष पहले भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट से टकराव से ही भारत का वर्तमान विन्यास के लिए जिम्मेदार है।
इसके बाद सिंधु गंगा मैदान जो है ये उम्र में सबसे छोटे हैं और प्रकृति में सबसे उपजाऊ हैं। हिमालय से प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में बहने वाली नदियों में जमा की गई जलोढ़ मिट्टी से बने हैं ये। इसके बाद भारत भूमि, ठीक है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। अब देखिए, मुख्य हिमालयी नदियाँ जो है वो सिंधु और गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना प्रणाली का हिस्सा है। सिंधु नदी विश्व की बड़ी नदियों में से एक है जिसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर के निकट है। भारत और इसके बाद पाकिस्तान से बहते हुए कराची के निकट अरब सागर में मिलती है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट दिखे मुझे। भागीरथी जो है, भागीरथी अतीत में मुख्य नदी मार्ग राजमहल पर्वतमाला के नीचे से निकलती है, जबकि पद्मा पूर्व की ओर बहते हुए बांग्लादेश के प्रवेश कर जाती है। और इसमें चेनाब और बेतवा इनकी मतलब महत्वपूर्ण उप सहायक नदी है, क्योंकि चेनाब और बेतवा जो है यमुना की सहायक नदियाँ हैं ना, तो ये भी। अब देखिए, ब्रह्मपुत्र जो है तिब्बत से प्रारंभ होती है, यहाँ इसे यारलिंग सांगपो के नाम से जाना जाता है, और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर यह दिहांग के नाम से जाना जाती है। इसके बाद पीसा घाट के निकट दिहांग और लोहिया नदी ब्रह्मपुत्र में मिलती है, और ये संयुक्त नदी असम घाटी में बहती है। समझ गए ना, पासी घाट के निकट ये दोनों मतलब मिलती है, दिहांग और लोहित नदी। इसके बाद जो है मेघना की मुख्य धारा के रूप में बराक नदी मणिपुर से पर्वतीय क्षेत्रों से शुरू होती है। इस नदी का प्रमुख सहायक नदियों में मक्कू तरंग, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इतना नहीं जाना है डीप में, बस याद रखिएगा जो तीस्ता नदी है ना ब्रह्मपुत्र में मिलती है, और मेघना की मुख्य धारा के रूप में बराक नदी मणिपुर में पर्वतीय क्षेत्रों से शुरू होती है। बराक जो है बांग्लादेश में भैरव बाजार के निकट गंगा ब्रह्मपुत्र के मिलने के स्थान तक जारी रहती है। इसके बाद है नदियों के बारे में बताया गया, और नदियों में हम लोग ये सब नॉर्मल पढ़ते ही हैं, तो इसलिए मुझे इतना इंपॉर्टेंट ये लग नहीं रहा है। अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मुझे दिखा तो ये मैं बताता हूँ, क्योंकि ये देखिए नदी तंत्र अगर आप पढ़िएगा ना यूपीएससी में या फिर इस स्टेट पीसीएस में, तो ये बेसिक जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी। तो अभी एक एक पढ़ाने जाऊँगा तो 2-3 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, तो इसलिए मैं समरी में जो जो इम्पोर्टेंट है वो बता रहा हूँ, जो आपको जानना चाहिए एक्स्ट्रा इस पर। अब इसमें तो कुछ है नहीं। दक्षिण क्षेत्र में ऊंचाई वाले सागरों में अरब सागर की ओर बहने वाली नर्मदा घाटी और दक्षिण में बंगाल की खाड़ी को बहने वाली कावेरी नदी बेसिन दोनों लगभग समान आकार के हैं, परंतु उसका स्वरूप और विशेषताएं भिन्न हैं। क्यों भिन्न है? तो इसमें ये बोल रहा है कि एक तरफ जो है वो डेल्टा नदी बनाती है, दूसरे तरफ जो है पहाड़ के मध्य से, मतलब सोचिए दोनों जो नदी जाती है ना वो दोनों तरफ पहाड़ है, तो एक अभ्रंश घाटी की तरफ जाती है, वहाँ पर भ्रंश घाटियों का निर्माण होता है, तो उससे निकल के जाती है। तो वो ये बोल रहा है राजस्थान में कुछ ऐसी नदियाँ जो समुद्र तक पहुँच भी नहीं पाती, जैसे सॉल्ट लेक लवन में ही गिरती और रेत में लुप्त हो जाती है, और कुछ रेगिस्तानी ऐसी नदियाँ हैं जो कुछ दूरी तक बहती और रेगिस्तान में लुप्त हो जाती है, जैसे लूनी, माछू, स्पेन, सरस्वती, बनास, घग्गर, ये सब रेगिस्तान में लुप्त हो जाने वाली नदियाँ हैं, याद रखिएगा, है ना। रेगिस्तान में लुप्त होने वाली नदियाँ लूनी, माछू, रूपेन, सरस्वती, बनास, घग्गर। इसके बाद 12 बड़े बेसिन और 8 संयुक्त नदी बेसिन है भारत में। 8 संयुक्त नदी बेसिन जो है उनमें उसमें ये बताया गया है कि कौन कौन से हैं, तो थोड़ा देख लीजिए। स्वर्णरेखा बेसिन है जो कि स्वर्णरेखा और वैतरणी के बीच अन्य छोटी नदियों से निकलती है, मतलब छोटी नदियों को जोड़ती है, सॉरी। इसके बाद महानदी और पेन्नार के बीच पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। पेन्नार और कन्याकुमारी के बीच पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ। राजस्थान के रेगिस्तान के अंतर्देशीय बहाव क्षेत्र। इसके बाद लूनी सहित कच्छ और सौराष्ट्र की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। ताप्ती से त्रांद्री तक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। त्रांदी से कन्याकुमारी तथा पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। म्यांमार, बर्मा और बांग्लादेश की ओर बहने वाली छोटी नदियाँ। तो ये थोड़ा सा देखना है। 8 हमें याद रखना है कि 8 बेसिन है। इसके बाद ज़रा देखें तो देश के उत्तरी भूमि क्षेत्र में महाद्वीपीय जलवायु है, जहाँ गर्मियों में भयंकर गर्मी और सर्दियों में अत्यंत सर्दी है। महाद्वीपीय जलवायु का ये है कि ठंडा में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा और गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्म, जबकि महासागरीय जलवायु का ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, बस ये याद रखना है। भारत भूमि और उसके निवासी। 4 प्रमुख मौसमों को विभाजित किया गया। सर्दी का मौसम जनवरी और फरवरी में, मानसून पूर्व या गर्मी, इसके बाद दक्षिण पश्चिम मानसून या का मौसम, इसके बाद है उत्तर पूर्वी मानसून का मौसम। देखिए 4 में विभाजित किया गया है। सर्दी जो है जनवरी से फरवरी सर्दी का मौसम होता है, दिसंबर से शुरू हो जाता है। इसके बाद जो है
मानसून पूर्व या गर्मी जो है वो उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क या गर्म मैदानी इलाकों में धूल भरी आंधी, स्थानीय रूप में आंधी के रूप से जाना जाने वाला, अक्सर आती है, जिसके साथ धूल भरी तेज हवाएं आती है। बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और असम के पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में तेज हवाओं तथा कम अवधि की बारिश के साथ भयंकर तूफान आते हैं, जिसे नॉर्वेस्टर कहा जाता है। आमतौर पर उत्तर पश्चिम दिशा से किसी एक स्थान पर पहुंचते हैं। स्थानीय रूप से इस घटना को काल बैसाखी के रूप में जाना जाता है। तो ये याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है और ये आता है कि काल बैसाखी, नॉर्वेस्टर किसको कहते हैं, तो मैंने अभी बता दिया आपको। इसके बाद जो है मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून है जो जून से सितंबर मानी जाती है, 4 महीने तक। दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून तक देश के दक्षिणी छोर केरल तक पहुंच जाता है और जुलाई के अंत तक पूरे देश में पहुंच जाता है। लगभग 1 सप्ताह पहले वर्षा की शुरुआत हो जाती है बंगाल की खाड़ी के द्वीपों पर। इसके बाद ये देखें, चक्रवातों की प्रबलता जो है, दुनिया के गर्म महासागरों में उत्पन्न होते हैं ये चक्रवात, मतलब उष्णकटिबंधीय चक्रवात। और जो ये जो है ना प्राकृतिक बाउंड्रों में तब्दील हो जाते हैं। कोई बहुत ज़्यादा धूल भरी आंधी चलती है, घनघोर बादल होते हैं, मूसलाधार बारिश हो रही है। तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर सहित उत्तरी हिंद महासागर पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट पर विनाश का कारण बनते हैं। और इसमें यही बताया गया कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का विकास जो होता है प्राकृतिक रूप से मौसमी होता है। अधिकांश उष्णकटिबंधीय महासागरीय बेसिनों में गर्मियों के आखिर से लेकर शरद ऋतु की शुरुआत के दौरान इसके बनने की प्रबलतम संभावनाएं होती है। अब वनस्पति देखें तो 11 भौगोलिक वनस्पति क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है भारत को। विशिष्ट प्रकार की वनस्पतियों में देखें तो उत्तर पश्चिमी हिमालय, सिंधु घाटी मैदान, पूर्वी हिमालय, असम, मध्य भारत, शुष्क क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी घाट और उत्तर पश्चिमी तटीय क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी घाट, दक्षिण पश्चिमी तटीय क्षेत्र, लक्षद्वीप, दक्कन, पूर्वी भारत और कोरोमंडल तट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो इन सभी क्षेत्रों में हम लोग विभाजित कर सकते हैं। और इसके बाद देखें तो उत्तर पश्चिमी हिमालय जम्मू और कश्मीर, लद्दाख से लेकर हिमाचल प्रदेश होते हुए उत्तराखंड और कुमाऊं क्षेत्र तक फैला है। ये पूछ सकता है कि उत्तर पश्चिमी हिमालय कहाँ से कहाँ तक है, तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख से लेकर हिमाचल प्रदेश होते हुए उत्तराखंड। इसके बाद देखिए इस क्षेत्र की विशेषताएं क्या क्या भाई। उत्तर उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय वन, समशीतोष्ण वन, उप अल्पाइन वनों का विस्तार है। उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र के साल के जंगल ज़्यादा हैं। याद रखिएगा, उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में साल के जंगल ज़्यादा हैं, जबकि समशीतोष्ण क्षेत्र पाइन, बोराइन और अन्य चौड़ी पत्ती वाली प्रजातियों की वनस्पति से समृद्ध है। इसमें देवदार, ब्लू पाइन, सिल्वर फर तथा कुछ क्वार्कस प्रजाति के वृक्षों के जंगल भी मिलते हैं इसमें। और सिंधु और गंगा के मैदानी क्षेत्र में जो है ना, इनमें इनके कुछ हिस्से मतलब पाए जाते हैं, ये बता रहे हैं इस पे। इस क्षेत्र में कच्छारी मिट्टी से समृद्ध है। गेहूँ, गन्ना एवं धान की खेत के लिए जाना जाता है। मैंग्रोव दलदल में राइजोफोरा, जाइलोफोरकस, सेनेरटिया तथा एविसेनिया वगैरह शामिल है। थोड़ा याद रखिएगा, इसको थोड़ा याद रखिएगा। मैंग्रोव दलदल में राइजोफोरा, जाइलोकार्पस, सेनेरटिया, एविसेनिया, ये सब। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि उत्तर पश्चिम हिमालय की तरफ फूलों की प्रजातियों में ओक, लॉरेंस, मेशल, बुलुरुस, एल्डर और भोज वृक्ष के जंगल आते हैं उत्तर पश्चिमी हिमालय में। इसके बाद यहाँ के वृक्ष पश्चिम की तुलना में छोटे हैं। कहाँ पे? पूर्वी हिमालय में। पूर्वी हिमालय मतलब नॉर्थ ईस्ट में। तो नॉर्थ ईस्ट जो है पूर्वी हिमालय में, वहाँ उत्तर पश्चिमी हिमालय की तरह ही फूलों की प्रजातियों में ओक, लॉरेंस, मेशल, बुरुश, एल्डर और भोज वृक्ष के जंगल आते हैं। और लेकिन यहाँ पे वृक्ष छोटे होते हैं। हिमालय में बर्फ़बारी, ग्लेशियर कम होते हैं पूर्वी हिमालय में, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं बर्फ़बारी। क्योंकि सोचिए ना, जब आप लोग मानसून पढ़ेंगे तो मानसून की सबसे ज़्यादा वर्षा मतलब जो बंगाल की खाड़ी से आती है वो बहुत ज़्यादा पूर्वी भारत में करती है। मेघालय की शाखा देखते होंगे, हिमालय की शाखा, तो वहाँ पर ज़्यादा बर्फ़बारी होती है क्योंकि वर्षा ज़्यादा है, जबकि पश्चिमी हिमालय में ऐसा नहीं है। इसके बाद देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और आसपास के राज्य किस मध्य भारत में शामिल हैं। इसमें ज़्यादातर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती और कांटेदार जंगलों से युक्त है। इसमें वृक्ष जो पाई जाती है वो है कीकर, अल्जीबिरिया, एगोनासस, गार्डेनिया, ग्रेविया, स्कटकुलिरिया आदि हैं। इसके बाद तो इनमें कुछ है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। दक्कन प्रायद्वीप पश्चिमी और पूर्वी घाटों के बीच उत्तर त्रिकोणीय आकार का पठार है। ये क्षेत्र अधिकतर वर्षा छाया क्षेत्र
जिसमें जैसे पवन जिस पर हवा टकराती है से घिरा है, इनमें पर्णपाती वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, मतलब ऐसे है ये। और यहाँ पे वर्षा टकराती है ना, इसीलिए वही बोल रहा है, ये वृष्टि छाया क्षेत्र आ जाता है इसमें। अंडमान क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पतियाँ और म्यांमार में पाई जाने वाले वनस्पतियों में काफ़ी समानताएं दिखती है, जबकि निकोबार द्वीप समूह मलेशियाई तत्वों के करीब है। तो इसलिए देखिएगा जो 4 जैव विविधता जो तप्त स्थल हैं उनमें जो है म्यांमार और अंडमान को एक साथ रखा गया, जबकि निकोबार जो है ना वो सुंडालैंड में चला जाता है। तो इसी कारण से है कि अंडमान क्षेत्र की जब मतलब जो वनस्पतियाँ वो म्यांमार में पाई जाने वाली वनस्पतियों के करीब समान दिखती है, जबकि निकोबार वाला मलेशियाई तत्वों के करीब है। भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण BI कोलकाता में है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट इतना तो मुझे लग नहीं रहा है। वर्तमान में भारत की 1500 से ज़्यादा पौधों की प्रजातियों को संकटग्रस्त माना गया है। वैसे ये मेंस में ज़्यादा लिख सकते हैं अगर लिखना चाहेंगे तो, है ना, क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसा आ नहीं सकता क्योंकि फैक्चुअल है नहीं ना इतना। इसके बाद जो बोल रहे हैं कि जैव विविधता अधिनियम 2002 की 38वीं अनुसूची के तहत संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया गया है, इनमें से बहुत सारी प्रजातियों को। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जो है कोलकाता में ZSI यही है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण कोलकाता का है। इसके देश भर में 16 क्षेत्रीय केंद्र हैं। इसके बाद विश्व जैव भौगोलिक वर्गीकरण के अनुसार भारत के 2 प्रमुख क्षेत्रों पेलियार्किक तथा इंडोमलायन 3 बायोम्स अर्थात उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन तथा गर्म रेगिस्तानी अर्ध रेगिस्तानी भू प्रकृति वाला क्षेत्र है। 10 जैव विविधता क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है इन सभी को। इतना मुझे इम्पोर्टेंट लग नहीं रहा। अच्छा ये थोड़ा सा देख लीजिए ना, सबसे ज़्यादा जो प्रजातियाँ कहाँ पर है वो हिमालय में 30,337 प्रजातियाँ पाई गई है, जबकि पश्चिमी घाटों में 17,099 प्रजातियाँ ही हैं। तो लोग बोलते हैं कि पश्चिमी घाटों में ज़्यादा प्रजातियाँ जबकि हिमालय में है, ये याद रखिएगा, है ना। इसके बाद जो है मुख्य भूमि लक्षद्वीप तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 7,517 किलोमीटर लंबी तटरेखा है और 2.37 मिलियन वर्ग किलोमीटर की कुल क्षेत्रफल के साथ 18वां सबसे बड़ा विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है हमारा। इसके बाद जल भूमि एक ऐसा अद्वितीय और उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है जो कई प्राकृतिक तंत्रों को बनाए रखता है और जैव विविधता को विस्तृत श्रृंखला को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, यूनेस्को मानव और जैव मंडल अवधारणा के तहत देश में 18 बायोस्फीयर रिजर्व नामित किए गए हैं, जिनमें से सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व में 2,626 जानवरों की बड़ी संख्या में प्रजातियां हैं। इसके बाद बोल रहे हैं कि दुनिया में पहचाने गए 35 जैव विविधता हॉटस्पॉट, जो अभी मैं बोल रहा था आपको तप्त स्थल, दुनिया में पहचाने गए 35 जैव विविधता जैव विविधता हॉटस्पॉट में हिमालय श्रृंखला, इंडो बर्मन, सुंडालैंड, पश्चिमी घाट, श्रीलंका को भारत के उच्च स्तर की स्थानीयता के साथ साझा किया गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने ओडिशा तट पर ऑलिव रिडले समुद्री कछुओं, ग्रेट निकोबार द्वीप में लेदरबैक कछुओं के लिए बड़े पैमाने पर विशाल टैगिंग कार्यक्रम शुरू किया, जिनमें 8,000 से अधिक ऑलिव रिडले सी टर्टल और 900 लेदरबैक कछुओं को टैग किया गया है, ताकि बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में उनके प्रवास और भोजन व प्रजनन क्षेत्रों पर आवाजाही की नज़र रखा जा सके। इसी तरह अरुणाचल मकाक की जनसंख्या, आनुवंशिकी और भौंकने वाले हिरन के साथ साथ चीनी पेंगोलिन जैसे जीवों की जनसंख्या आनुवंशिकता को भी कार्यान्वित किया गया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या जो है वो 10 साल में किया जाता है, पता है हमें। 1872 में पहली जनसंख्या की गई थी, 2011 में 15वीं जनसंख्या की गई थी। तो अभी 2027 में होने वाला वो कौन सा होगा, 16वीं होगी, है ना। 2072 में पहली की गई थी, बस याद रखना ये है। 2011 का देखें तो जनसंख्या कितना है, 121 करोड़। इसमें जो है 83 करोड़ ग्रामीण है, 37 करोड़ शहरी है, 31% जो है, और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, विश्व का 17.7% जनसंख्या घनत्व अगर देखें तो प्रति किलोमीटर जो है वो 17.7% की वृद्धि के साथ 232 प्रति वर्ग किलोमीटर था। इसके बाद बिहार सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य है। इसके बाद है पश्चिम बंगाल और केरल। और 2036 तक जनसंख्या का घनत्व बढ़कर 462 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बढ़ने की संभावना है।
तो ये भी है ना। और स्त्री पुरुष लिंगानुपात किसको कहते हैं? प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं का कितना है, मतलब महिलाओं की संख्या वो। तो 2001 में 933 थी और 2011 में बढ़कर 943 हो गया। अब देखिए साक्षरता। साक्षरता उसको कहते हैं कि 7 वर्ष या उससे ऊपर की आयु के ऐसे व्यक्ति जो साक्षर समझा गया है, जो पढ़ने, किसी भाषा को पढ़ने और लिखने में सक्षम हो। और अगर जो पढ़ सकता है लेकिन लिख नहीं सकता, उसको साक्षर नहीं माना गया है। अब देखिए 1900 पहले जनसंख्या में 5 वर्ष से कम आयु को निरक्षर समझा जाता था, लेकिन अब तो 7 वर्ष कर दिया है। अब देखिए भारत की साक्षरता जो है 73% है, जिसमें 80% पुरुष और 64% महिलाएं। इसमें यह है कि साक्षरता की दृष्टि से बिहार अंतिम स्थान पर है। और अभी मणिपुर जो है मेघालय जो है वो पूर्ण साक्षरता राज्य बन गया। केरल नहीं है, मेघालय है, याद रखिएगा। पूर्ण साक्षर राज्य बन गया वो। प्रवासन में देखिए सामाजिक आर्थिक कारणों से लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान का स्थानांतरण। गणना 2 आधारों पर की जाती है, मतलब पिछला स्थान कहाँ था और जन्म स्थान पर। तो उनका पिछला स्थान गणना के स्थान से भिन्न है, तो निवास के पिछले स्थान से वो प्रवासी के रूप में जाना जाता है। देखिए आगे बढ़ते हैं, ये तो पता ही है ये सब तो प्रवासी के बारे में। किसी जनसंख्या की प्रजनन दर एक महिला की पूरी प्रजनन अवधि के दौरान पैदा होने वाले अपेक्षित बच्चों की औसत संख्या को इंगित करता है, यदि वह जनसंख्या की आयु विशिष्ट प्रजनन दर के अधीन थी। अगर 2.1 बच्चों की कुल प्रजनन दर को प्रतिस्थापन दर प्रजनन क्षमता कहा जाता है। और भारत में अभी जो हाल फिलहाल में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो हुआ था 2023-22 में, तो उसमें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में कहा था कि भारत का प्रतिस्थापन दर कितना है, 2.1। तो बस याद रखिएगा कि अभी यहीं पे हम लोग हैं लटके हुए। अच्छा बात है, मतलब 2.1 बच्चों को कुल प्रजनन दर को प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन क्षमता कहा जाता है, याद रखिएगा इसको। अब असंशोधित जन्म और मृत्यु दर। अशोधित जन्म दर वो पैमाना है जिसमें जन्म दर का आंकलन किया जाता है। वर्ष में जीवित जन्मों की कुल संख्या को वर्ष के मध्य जनसंख्या में विभाजित किया जाता है तथा प्रति 1000 की जनसंख्या को 1000 से गुना करके व्यक्त किया जाता है, तो उसको कहते हैं। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म पर 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु की संख्या के रूप में इसे परिभाषित किया जाता है। 2020 में ये 28 रह गई। बस दोस्तों आज ख़त्म हो गया। अब हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, ये राष्ट्रीय प्रतीक है ना, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।